ये फरमाइएगा कि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन में हौसियों के जो हैं फौजी ठिकाने, उन पे फ़िज़ाई हमले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मिसाइल वहाँ पे दागे जा रहे हैं उसमें क्या गैबी मदद कोई सऊदी अरब को मिल गई है, और ये क्या ये हमले जंग का दायरा कार है वो वसी तो नहीं कर देंगे? देखिए, गैबी मदद तो नहीं मिल रही। इससे पहले भी एक अलाइड फोर्सेस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने हौथियों के ऊपर, और ये बड़ी पुरानी इसकी बैकग्राउंड है। ये समझना कि ये सिर्फ ईरान की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ट्रिगर जरूर हो रहे हैं, अपनी जाहिर है उनकी एक अलाइनमेंट है, लेकिन अगर ये सफारतकारी और दानिशमंदाना रास्ता ना अपनाया गया तो ये याद रखिए कि ये दुनिया की मईशत के लिए एक हवलनाक पिक्चर सामने आएगी, जिसमें जिसमें सऊदी अरब का नुकसान भी होगा, लेकिन दुनिया पे ऊपर बहुत असरात आएंगे। तो जो आलमी राय आमा है और जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह इनको सफारतकारी के टेबल पे लाया आया जाए और एक वाज़ेह मरबूत हिकमत अमली और सफारतकारी का रास्ता अपनाया जाए। मेरे ख्याल में ये फैलेगा। लेकिन सर यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा रखता है, और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सऊदीया पे किसी भी हमले को या किसी भी जंग को पाकिस्तान की अपनी जंग समझा जाएगा। तो पाकिस्तानी शाहीन क्या सऊदीया के इस तरह के किसी भी अमल में उनके साथ होंगे? पाकिस्तान इसको किस तरह से देखेगा? देखिए, ये आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े क्लियर अंदाज में ये कहा कि हौथियों की तरफ से जो हमला हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है और ये लेजिटिमेट नहीं है। अगर ये हालात इसी तरह रहे तो मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान इस पे जरूर गौर करेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल it is not against Iran, it is against those proxies which are illegitimately threatening the sovereignty of Saudi Arabia and where logically Pakistan can play its role. सर, इस वक्त ज़ाहिर सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। अगर देखा जाए ज़मीनी हक़ाइक़ को, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन में हौसीज़ के फ़ौजी ठिकानों को हवाई हमलों का निशाना बनाए जाने के बाद हौसियों ने सऊदी शहर जज़ान पर मिसाइल दागे, जिनका निशाना साहली शहर में वाक़ ऑयल रिफाइनरीज थी। इस बारे में बताइएगा कि सऊदीया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दागे के बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह कर दिए, फिर हौसियों और सऊदी अरब के इख्तिलाफ़ात और हमले जंग का दायरा वसी नहीं कर देंगे। इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मेरी राय ये है कि जैसे ये वाली बात फैलेगी तो जो गल्फ के दूसरे ममालिक हैं वो ज़रूर इसमें आके सऊदीज़ का भी समझाने की कोशिश करेंगे कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर कभी भी जीती नहीं जा सकती। उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसको टोन डाउन किया जा सकता है, लेकिन अगर अमेरिका जैसी बहुत बड़ी कुव्वत ईरान के घुटने नहीं टेक सकी तो हौथी, जिनके तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मास्टर्स हैं, वो उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? फिजाई हमलों से आप उनके टारगेटेड जो हदफ है हमारे, उनको जरूर पकड़ेंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली उनके मफाद में नहीं है। और अल्टीमेट रिकवरी और सेफ्टी यही है कि इनको इलाकाई ताकतों के साथ बैठ के समझाया जाए और बसीरत का रास्ता दिखाया जाए। अच्छा सर, ये यमनी बागी हैं, हौसी बागी, इनकी तरफ से सर जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए उनको सऊदीया ने नाकाम बना दिया, क्योंकि सऊदीया के पास फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद है। तो क्या वो बागियों के पास तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं, तो क्या आप नहीं समझते कि अगर सऊदीया ने ये हमले जारी रखे तो ज़्यादा नुकसान बागियों का होगा? भी मैंने पहले कहा कि जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है उसमें उनका नुकसान होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने आप को रीग्रुप कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मसला है वो ये है कि उनके जो टारगेट्स बनते हैं, वो जो चैनल बाबुल मंदब का बनता है और जो हमारी एक्सपोर्ट सऊदी अरब की जाती है, वो टारगेट होते हैं। तो दुनिया की मईशत और ख़ास तौर पर जो यम्बो से ऑयल की ट्रैफिक निकलेगी वो टारगेट होगी। अब उस टारगेट को भी उन्होंने सलीके के साथ सऊदी अरब ने बैलेंस आउट करना है कि वो। अच्छा, दूसरी एक और बात जहन में रखिए कि अभी अमेरिका की वन ऑफ द लिमिटेशंस जो सामने आ रही है वो मिसाइल और वो जो वेपन्स थे उनमें भी कमी आ रही है और उनको रिप्लेनिश करने में भी टाइम लगता है। तो ये वो हकाइक हैं जिसमें सऊदी अरब को आज बड़े दानिशमंदाना तरीके से सोचना पड़ेगा बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ फुल एग्रेसिव स्केल वॉर अगेंस्ट इवन हौसी। लेकिन सर, आप समझते हैं कि बाबुल मंदब जो है उसको बंद किया जा सकता है?
बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, बंद करना क्या होता है? आप एक थ्रेट देते हैं, आप एक डिटेरेंस क्रिएट करते हैं। आज एक जहाज निकला है आपका स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से, एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि कहती है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की हम गार्ड करें, बट उनका जो बहरी बेड़ा है वो कितनी दूर खड़ा है, इतनी दूर खड़ा है कि वो इफेक्टिवली स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, जो सडन और जो सरप्राइज अटैक होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से मेरी सोच ये है कि बाबुल मंदब थ्रेट में रहेगा, डिटेरेंस में रहेगा, और बंद होने से मुराद मेरी यही है कि उसमें जो रुकावटें आएंगी वो बिल्कुल दुनिया और थ्रेटनिंग दुनिया की सिचुएशन बन रही है। खत्म। सर ये भी बताइएगा कि ट्रंप ने कहा है कि अगर सऊदीया अब्राहम अकॉर्ड में शामिल ना हुआ तो फिर हम जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। इस पर अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है आपको सऊदी अरब फ्यूचर में अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है अगर अमेरिकी सदर इस किस्म की कंडीशंस रख रहे हैं? मैं इसको दो तरह से देखता हूं। पहली मैं इस तरह से देखता हूं कि अगर आपको याद हो, अभी टर्की में जब ट्रंप साहब गए तो टर्की ने बड़ी दानिशमंदाना तरीके से सफारतकारी स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया और F-35 की डील को दोबारा से रिवाइव करवा लिया। सऊदी अरब ने बहुत अच्छे कार्ड खेले, वो बहुत बड़ा हलीफ समझा जाता है इस खित्ते में ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उन्होंने एक लीव में ये मांगा कि हमें ये जो न्यूक्लियर सिविल टेक्नोलॉजी है वो दी जाए। पहले दिन अनाउंस होता है। मैंने अभी आप में शुरू में कहा था कि सेहूनी सोच और इस्तेमाराती सोच जो यूएस की सोच है वो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं और रहेंगे। जैसे ही सेहूनी सोच का इम्पैक्ट आया, उन्होंने इस अकॉर्ड को इस न्यूक्लियर सिविल डील को बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये रास्ता खुलता है सऊदी अरब के लिए कि अगर अमेरिका उनको ये नहीं देता तो वो दूसरी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें, लेकिन इसको छोड़े नहीं। बिकॉज अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं तो आज उनकी जो स्टेटस है एज अ लीडर्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड वो शैटर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं, और हमने पहले ये भी रिपोर्ट्स देखी कि नेतन्याहू और सदर ट्रंप के अंदर इख्तिलाफात बहुत पैदा हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको इस मुलाकात में क्या हो सकता है, क्या डिस्कस किया जा सकता है? क्योंकि लीबिया की सिचुएशन पर भी और ईरान के मामले पर भी क्या लगता है आपको, क्या स्टांस होगा इन दोनों ममालिक का? इस बारे में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल होगी वो ये होगी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन है उसकी रोशनी में अमेरिकन इसके साथ क्या रिस्पॉन्स करता है वंस ही लैंड्स इन न्यूयॉर्क। वन सेकंड, मेरे ख्याल में ट्रंप साहब एस्केलेशन ट्रैप में फंसे बिकॉज ऑफ नेतन्याहू। अब उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं और वो स्टेटस या वो रहनुमाई जो बीबी नेतन्याहू कर सकता था वो तो बिल्कुल नहीं है। आप जेडी वेंस को देखें, मार्को रूबियो के स्टेटमेंट्स देखें, वो बड़े क्लियर इंडिकेट करते हैं कि देयर आर डिफरेंसेस एंड दोज डिफरेंसेस आर वाइडनिंग एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज डेफिनेटली रियलाइजिंग। जो ये मुलाकात होगी उसमें नेतन्याहू को समझाया जाएगा कि आप लेबनान के ऊपर जो आप अपना बफर जोन एक्सटेंड करते जा रहे हैं उसको जरूर रिव्यू करें। गजा के ऊपर बिल्कुल वो खुद बात नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। ईरान की जंग में इजराइल को दूर रखा जाएगा और जो कुछ होगा अमेरिका खुद करेगा, या वो एक ट्रैप ऐसा बनाएंगे जिसमें मुस्लिम ममालिक इसमें कूद पड़े। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो आलमी सूरत हाल है उसमें तो पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जिस तरह से इस सारे मामलात को लेके चल रहे हैं, उस पे आपकी क्या राय? और ख़ास तौर पे जो इंडिया, इसराइल और अफ़गानिस्तान का नेक्सस है और हमारे मुल्क में जो अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अब जो हालात हैं उसमें हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो मुबहम नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, हमें हर एक को हम खुश नहीं कर सकते। हमें बड़ी वाज़ेह और मजबूत हिकमत अमली को लेकर चलना पड़ेगा जिसमें हम इलाकाई कुव्वतों को ये बावर तो कराएंगे कि हमारा रोल अभी भी दुनिया की पॉलिटिक्स में है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दुनिया को यह भी बावर करवाना पड़ेगा कि हम जो जंग लड़ रहे हैं ये हम अपनी बका के लिए नहीं लड़े। ये जो दहशतगर्दों की पनाहगाह बढ़ती जा रही हैं, जो हमारे अंदरूनी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, उसके पीछे कौन है, क्या है और उसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी लिमिट आज पाकिस्तान के अंदर तो खुदा न खास्ता हैं, लेकिन अगर ये लोग तक़वियत पा गए तो फिर ये बाउंड्रीज नहीं रहेंगी और खुदा न खास्ता दुनिया एक और बहुत बड़े दहशतगर्द
खतरे का सामना कर सकती है। बिल्कुल सही।